इन डाकुओं में से किसी को खबर नहीं थी कि उनकी मौत उनके सरों पर मंडला रही है। उन्हें मालूम नहीं था कि उनके पास एक तरबियत याफ्ता कमांडो खड़ा है। मुझे इस औरत का एक आम ड्राइवर समझ रहे थे। चनाचे जो दो डाकू हर पाल खोल कर पकड़ कर एक तरफ खींच रहे थे, उन्होंने अपनी बंदूकें या राइफलें कांधों पर डाल रखी थी। वहाँ दरख्तों के नीचे अंधेरा था। गाड़ी की हेडलाइट्स अब भी जल रही थी। उसकी रोशनी के अक्स में मुझे एक एक चीज़ साफ दिखाई दे रही थी। जिस डाकू ने राइफ़ल की नाल मेरी गर्दन के साथ लगाई हुई वो बराबर मेरे पास ही खड़ा रहा था। शायद वो इस बात का इंतज़ार कर रहा था कि इसके साथी औरत को खींचकर सड़क से कुछ दूर ले जाएं तो मुझे धक्का देकर ख़ुद भी उनके पास चला जाए। लेकिन इस दौरान मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरे लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं था। सिख औरत ने मुझे ताना दिया था कि तुम मर्द होकर तमाशा देख रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है। मैं इसके ताने से बिल्कुल मुस्तैल नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इस वक्त तक अपनी हिकमत अमली तय कर चुका था। बस वो सिर्फ़ एक लम्हा ही था, जिस तरह बिजली की चमक कर गायब हो जाती है। मैंने अपने उल्टे हाथ को एक ख़ास ज़ाविये में अपने पहलू में खड़े हुए डाकू की राइफ़ल की नारी पर ज़ोर से मारा। राइफ़ल उसके हाथ से गिर पड़ी। उसके साथ ही मैंने डाकू की नाफ पर लात मारी। वो हाय कहकर झुका तो मैंने उसकी गर्दन अपने बाजू के शिकंजे में लेकर एक झटका दिया। एक तरबियत याफ्ता कमांडो का एक ही झटका काफ़ी होता है। झटका देने से पहले मैंने उसकी गर्दन का रुख दूसरी तरफ कर दिया था। डाकू की गर्दन का मनका टूट चुका था। अंधेरे में दूसरे डाकुओं को मालूम ही ना हो सका कि उसके साथी के साथ क्या हुआ है। वो कुछ फासले पर भी थे और वहाँ अंधेरा भी था। मैंने राइफ़ल उठा ली। इस काम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड लगे होंगे। डाकू की सिर्फ़ एक हल्की सी हाय निकली थी। मुझे कुछ हैरत भी हुई कि उसके मुंह से हाय की आवाज़ क्यों निकली, क्योंकि कमांडो ट्रेनिंग के मुताबिक मुझे उसकी नाफ के नीचे एक ऐसे मकाम पर लात से ज़रब लगानी चाहिए थी कि जहां ज़रब लगते ही आदमी को इस कदर शदीद तकलीफ़ होती है कि उसके मुंह से हाय भी नहीं निकलती। लेकिन ट्रेनिंग के बाद ये मेरा पहला असली ऑपरेशन था, इसलिए थोड़ी सी गलती हो गई थी। दरख्तों में मुझे दोनों डाकू अंधेरे में भी साफ नज़र आ रहे थे, क्योंकि अब मेरी आंखें एक कमांडो की अब अकाबी आंखें थीं। उस डाकू सिख औरत को बाजू में पकड़कर खींच रहे थे और ज़मीन पर बैठी हुई शोर मचा रही थी। मैंने राइफ़ल की नाल का रुख एक डाकू की तरफ किया। उसके सर को टारगेट करके उसको जद में लिया और फायर कर दिया। 303 की राइफ़ल से फायर का धमाका हुआ और डाकू चकरा आकर पीछे को गिर पड़ा। मैं इसी पोजीशन में खड़ा रहा। राइफ़ल की मैगज़ीन में 2 चार्जर लोड किए हुए थे। मैंने पलक झपकते ही सेफ्टी कैच को आगे किया और दूसरे डाकू के सीने को शिस्त में लेकर ट्रैगर दबा दिया। दूसरे फायर का धमाका हुआ और तीसरा डाकू भी वहीं ढेर हो गया। मैंने राइफ़ल वहीं फेंक दी और दौड़कर सिख औरत को ज़मीन पर से उठाया। वो परेशान होकर मुझे देख रही थी। तुमने फायर किए थे? मेरा पिस्तौल तुम्हें मिल गया था? मैंने उसे उठाते हुए कहा। जी हाँ मैडम, रिवाल्वर मैंने डैशबोर्ड से निकाल लिया था। मौका पाते ही मैंने इन पर फायर कर दिया। सिख औरत मेरी तारीफ़ें करने लगी। जिस डाकू की लाश कार के पास पड़ी हुई थी, उसकी गर्दन का बनका मैंने तोड़ दिया था। सिख औरत का रिवाल्वर उसके पास था। मैंने सिख औरत को गाड़ी में बिठाते हुए उसकी आंख बचाकर रिवाल्वर डाकू की लाश के करीब से उठा लिया। मैं जल्दी से ड्राइवर सीट पर पहुंचा। गाड़ी का इंजन बंद था, हेडलाइट्स रोशन थी। मैंने लाइट्स बुझाकर इंजन स्टार्ट किया। लाइटिंग रोशन हो गई और गाड़ी को फर्स्ट गियर में डालकर तेज़ी से आगे निकाल कर ले गया। सिख औरत के अभी तक हवास दुरुस्त नहीं हुए थे। वो मेरे बराबर वाली सीट पर बैठी थी और पुलिस को बुरा भला कह रही थी। मैं सारी पुलिस को डिसमिस करा दूंगी। मैं वाह गुरु की कसम खाती हूँ, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम बहादुरी ना दिखाते तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने मेरे हाथ पर अपना हाथ रख कर दबाया और कहा, कुंदन जी, मैं तुम्हारा एहसान नहीं बोलूँगी। मैंने कहा, मैडम ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वो दाएं बाएं सर मार रही थी। नहीं नहीं, तुम बड़े जुदा हो। मेरे ख़ावंद तो बूढ़ा खोसट है। तुम्हारी जगह वो होता तो वो कुछ भी ना करता। मुझे तुम्हारे जैसा ख़ावंद चाहिए था। लुधियाने आने दो, मैं सारी पुलिस गार्ड को लाइन हाज़िर करा दूँगी। और वो मशरक़ी पंजाब की पुलिस को गालियाँ देने लगी। फिर वो सिगरेट सुलगा कर पीने लगी। उसका रिवाल्वर मैंने डैशबोर्ड के अंदर रखने की बजाय उसके ऊपर रख दिया था। उसने रिवाल्वर उठाते हुए कहा, यह भी ऐन वक्त पर मैंने अपने पास रख लिया था। अगर साथ ना लाती या भूल जाती तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। उसने रिवाल्वर को उलट पलट कर देखा और हैरान होकर बोली, कुंदन जी, इसका सेफ्टी कैच तो लॉक है,
तुमने फ़ायर कैसे किया था? मैंने कहा, मैंने फ़ायर करने के बाद उसे लॉक कर दिया था। अच्छा हुआ कि उसने रिवॉल्वर का मैगज़ीन चैम्बर खोलकर नहीं देखा। अगर देखती तो उसमें पूरी की पूरी 12 गोलियां मौजूद थीं। एक भी गोली फायर नहीं हुई थी। मैं खामखा उसे नहीं बताना चाहता था कि मैंने डाकुओं की राइफ़ल से उन्हें हिला किया था और एक डाकू की गर्दन तोड़कर उसे मारा। सिख औरत हरपाल कौर ने रिवॉल्वर डैशबोर्ड में रख दिया, फिर मेरे बाजू पर हाथ रखकर पूछा, तुम्हारे लिए सिगरेट लगाऊं? मैंने कहा, जी नहीं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। तो फिर मेरे सिगरेट का एक कश लगाओ। उसने अपनी उंगलियां मेरे मुंह के करीब कर दी। मैंने एक हल्का सा कश लिया और कहा, मैडम प्लीज़, मैं सिगरेट नहीं पीना चाहता। कोई बात नहीं कुंदन जी, सहारनपुर के बाद ख़ुद ड्राइवर करूंगी। इसके बाद वो फिर डाकुओं को और पुलिस को गालियां देने लगी। गाड़ी सहारनपुर शहर में दाखिल हो गई थी। अभी शहर की पहली सड़क में आए थे, बल्कि शहर में दाखिल ही हुए थे कि सड़क के किनारे की रोशनियों में मुझे सड़क के दोनों जानब पुलिस की 4-5 गाड़ियाँ खड़ी नज़र आईं। पुलिस की पूरी गार्ड सड़क की दोनों जानब अटेंशन खड़ी हुई थी। मैं यही समझा कि मेरी मुखबरी हो गई है और सहारनपुर की पुलिस मुझे गिरफ़्तार करने के लिए पूरी नफरी के साथ आन पहुंची है। एक सिख थानेदार की वर्दी में सड़क के किनारे दरमियान में खड़ा हाथ का इशारा कर रहा था। इस दौरान हमारी गाड़ी सिख थानेदार के करीब पहुंचकर रुक गई थी। सिख औरत ने बड़ी शान से कहा, ये सब मेरी आवभगत के वास्ते आए हैं। मेरे बूढ़े खमद को पता चल गया होगा कि मैं घर से अकेली लुधियाने जा रही हूँ। मैंने नौकर को बता दिया था। बूढ़ा खोसट मेरे साथ कभी भी कहीं नहीं जाता, मैं अकेली जाती हूँ तो पुलिस को खबरदार कर देता है। सिख थानेदार ने हरपाल कौर की सीट वाली खिड़की के पास आकर बड़े अदब से सैल्यूट किया और पूछा, श्रीमती जी, आप हमारे आईजी साहब की पत्नी हैं, हम आपका स्वागत। हरपाल कौर ने थानेदार को डांट कर कहा, रास्ते में हम पर डाकू पड़ा है। डाकू मुझे अगवा करके ले जाना चाहते थे। ये मेरा कज़न मेरे साथ ना होता तो पिस्तौल के फायर करके उन्हें ठिकाने ना लगाता तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। मैंने महसूस किया कि वो ये जुमला बार बार दोहराती थी कि अगर डाकू मुझे पकड़ कर ले जाते तो भगवान जाने मेरा क्या हशर होता। मुझे महसूस हुआ कि वो इस जुमले में एक ख़ास किस्म की लज़्ज़त हासिल कर रही थी। सिख थानेदार ने इसी वक्त हवालदार और सब इंस्पेक्टर को बुलाकर हुक्म दिया कि रास्ते में डाकुओं ने वारदात की है, फ़ौरन सारे इलाके को घेरे में ले लो। फिर उसने हरपाल कौर से पूछा, ये वारदात कहाँ हुई है मैडम? यहाँ से 15-20 मील पीछे। थानेदार ने उसी वक्त पुलिस की गार्ड पीछे रवाना कर दी और हरपाल कौर से माफ़िया मांगने लगा कि हमारी गलती है, हमें माफ़ कर दें। डाकुओं का गिरोह हमारे हाथ से निकल गया है, वही ये वारदातें कर रहा है, हम अभी उन्हें पकड़कर आपके सामने पेश कर देंगे। हरपाल कौर ने कहा, अब वहाँ तुम्हें उनकी लाशें ही मिलेंगी। थानेदार ने अदब से कहा, मैडम हमें आईजी साहब का फ़ोन आ गया था, लुधियाने आपकी माता जी के घर तक हमारी पुलिस का स्क्वाड आपके साथ जाएगा। हरपाल कौर ने करख्त लहजे में थानेदार को डांटते हुए कहा, अब तुम्हारी स्क्वाड का क्या फ़ायदा होगा, जो होना था वो हो गया। जब पुलिस ने हमें पकड़ा था उस वक्त तुम्हारी पुलिस कहाँ थी? मैं तुम्हारी सारी पुलिस के कान पकड़वा दूँगी। लुधियाने जाते ही डैलू साहब को फ़ोन करती हूँ। थानेदार घबरा गया और खुशामदे करने लगा। हरपाल ने मुझे कहा, कुंदन जी गाड़ी चलाओ। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया। सहारनपुर से निकलने के बाद हमारी गाड़ी इसी तरह जीटी रोड पर जा रही थी कि हमारे आगे भी पुलिस की गाड़ी थी और पीछे भी मुसल्लह पुलिस गार्ड की गाड़ी आ रही थी। हरपाल कौर मेरे साथ वाली सीट पर बैठी मज़े से सिगरेट पी रही थी। कहने लगी, तुम थक गए हो तो मेरी सीट पर आ जाओ, मैं गाड़ी चलाती हूँ, तुम बेशक पिछली सीट पर लेट कर थोड़ा आराम कर लो। नींद का सवाल ही पैदा नहीं होता था। एक मैं वैसे ही पुलिस की हिरासत में था, अगरचे यह हिरासत मुझे गिरफ़्तार करने के लिए नहीं थी, बल्कि एक तरीके से मेरी हिफाजत के लिए थी। दूसरे, नींद अब मेरी ग़ुलाम बन चुकी थी। वो मेरी हुक्म की मुंतज़र रहती थी। जब उसे हुक्म देता था वो आ जाती थी। ये मेरी कमांडो ट्रेनिंग का कमाल था और मेरे कमाल शाह साहब का भी कमाल था। मैंने कहा, नहीं मैडम, मुझे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, मैं बड़े मज़े से गाड़ी चला रहा हूँ। हरपाल कौर ने मेरे हाथ को दबाते हुए कहा, कुंदन जी, तो मुझे मैडम ना कहो, मुझे हरपाल कहो, मुझे अच्छा लगेगा। वो अपने बूढ़े खामद की बुराइयां करने लगी। मरन जोगा शराब पी पी कर बर्बाद हो गया है। एक तो वैसे ही उम्र में मुझसे 30 साल बड़ा है। जानते हो कुंदन जी, मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। बस मेरा गाना सुनने आया करता था, वही मुझ पर लट्टू हो गया। अब इसमें ज़रा भी दम नहीं रहा है, हर वक्त शराब के नशे में होता है। सरकार में उसकी बहुत चलती है, वज़ीरों मंत्रियों को उसने दोस्त बना रखा है, उसके हर जायज़ नाजायज़ काम कर देता है, इसलिए अभी तक रिटायर नहीं हुआ।
जब सिख औरत ने ये कहा कि उसका खामिद उसका गाना सुनने आया करता था तो सारी बात मेरी समझ में आ गई और इस औरत का सारा किरदार मेरे सामने वाज़े हो गया। अब ये औरत मेरे लिए कोई मुअम्मा नहीं थी, वो जो कुछ कर रही थी उसे ऐसा ही करना चाहिए था। अब सिर्फ मुझे उससे अपने आप को बचाना था, क्योंकि मैं इस रास्ते का मुसाफिर नहीं था जिस रास्ते पर वो मुझे ले जाना चाहती थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि लुधियाने तक औरत के साथ चलूं, कि अम्बाला पहुंचकर गाड़ी से उतर जाऊं और वहां से कोई ट्रेन पकड़ लूं। अगरचे मैं एक तरह से पुलिस के हाथों महफूज हो चुका था, फिर भी ख़तरा था कि पंजाब की पुलिस के पास मेरा हुलिया ना पहुंच गया हो और मैं गिरफ़्तार ना हो जाऊं, क्योंकि इस तरह पुलिस के मैयत में ज़्यादा देर तक रहना मुनासिब नहीं था। किसी वक्त भी मेरा भांडा फूट सकता था। जब हमारी गाड़ी अम्बाले पहुंची तो हम वहां रुक गए। पुलिस ने हमारी ज़बरदस्त खातिर मदारत शुरू कर दी। हमें बेहतरीन बर्तनों में चाय पिलवाई गई, साथ आला क्वालिटी के बिस्किट भी थे। मैंने मौका देखकर हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी मेरा ख्याल है मैं अम्बाले ही उतर जाता हूँ। वो क्यों? हरपाल कौर ने परेशान होकर पूछा। मैंने कहा, मुझे याद आ गया है कि अम्बाले में मुझे अपने एक दोस्त को एक ज़रूरी पैगाम पहुँचाना है। आपके साथ अब पुलिस की पूरी गार्ड है, डर की कोई बात नहीं। हम गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में अंधेरा सा था। हरपाल कौर ने मेरा हाथ थाम लिया और बोली, कुंदन जी तुम्हें मेरी जान की कसम है, लुधियाने तक मेरे साथ चलो, फिर बेशक वहाँ से अपने घर चले जाना। मैं इनकार न कर सका। उस वक्त रात का पिछला पहर भी ढलने लगा था। थोड़ी देर अम्बाले में रुकने के बाद हम लुधियाने की तरफ चल पड़े। लुधियाने शहर की आबादी में हमारी गाड़ी पुलिस की गाड़ियों की हिफाजत में दाखिल हुई, तो वहाँ से लुधियाना पुलिस की एक वैगन भी हमारे साथ हिफाजती स्क्वाड में आकर शामिल हो गई। इस वक्त हरपाल कौर ने खुद स्टीयरिंग संभाल लिया था और वो खुद ड्राइव कर रही थी। सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि मैं उसे ये न कह सका कि यहाँ गाड़ी रोको, मैं उतरना चाहता हूँ। आगे पीछे पुलिस वालों की गाड़ियाँ थीं। मुझे ये ख़तरा था कि अगर मैं किसी जगह उतर गया तो पुलिस का कोई आदमी मेरे पीछे न लग जाए। आखिर मैंने फ़ैसला किया ये सूरज के घर तक ही जाना बेहतर है। वहाँ से मैं मौका महल देख कर निकल जाऊँगा और जालंधर जाने वाली कोई बस, लारी या ट्रेन पकड़ लूँगा। हमारी गाड़ी शहर के फैशनेबल इलाके में आ गई थी। यहाँ कुशादा बागीचों वाली पुरानी टाइप की कोठियाँ थीं, जिनके बरामदों में बल्ब जल रहे थे। इस वक्त अभी सूरज नहीं निकला था, मगर सुबह का नूर चारों तरफ झलकने लगा था। हरपाल कौर गाड़ी एक कोठी के अंदर ले गई और पोर्च में जाकर खड़ी कर दी। फिर मेरी तरफ देखकर कहा, कुंदन जी तुम एक बहादुर नौजवान ही नहीं हो, तुमने मेरी जान भी बचाई है। मैं तुम्हें अपनी माता जी से ज़रूर मिलवाऊंगी। पुलिस की गाड़ी वहाँ से वापस चली गई थी। हरपाल कौर ने मुझे एक सजे हुए बड़े हॉल नुमा कमरे में बिठाया और किसी को आवाज़ दी। एक नौकरानी दौड़ती हुई आंखें मलती आई और हरपाल कौर को देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, माता जी जाग रही हैं। सरदार जी का 3-4 दफ़ा फ़ोन आ चुका है मेरठ शहर से। हरपाल कौर ने नौकरानी को कोई जवाब नहीं दिया। मेरी तरफ देखा और मुस्कुराहट के साथ कहा, आओ कुंदन जी मैं तुम्हें माता जी से मिलाती हूँ। मैं खामोशी से उसके पीछे पीछे चल पड़ा। वो मुझे दूसरे कमरे में ले गई जो बेडरूम में था। दीवारों पर शीशे में जड़ी हुई सिखों की गुरु साहिबान की रंगीन तस्वीरें लगी हुई थीं। सोफ़ा सेट के साथ डबल बेड पर बूढ़ी औरत शेर की खाल जैसा पतला कंबल घुटनों तक लिए तकियों के सहारे नीम दराज थी। उसके बाल सफ़ेद थे और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था। ये हरपाल कौर की माता जी थी। सिर्फ एक बात इस बूढ़ी औरत में मुझे नुमायाँ और अलग नज़र आई, वो ये थी कि उसके बूढ़े होंठों पर पान की लाली जमी हुई थी। करीब 20 सुनारी पानदान और बेड के पाए के पास उगालदान पड़ा था। हरपाल कौर को देखते ही वो औरत गुस्से में आ गई। हरपालू तू हद से बढ़ती जा रही है। डेलू का मेरठ से कई बार फ़ोन आ चुका है, तू पागल तो नहीं हो गई? आखिर तुझे रात के वक्त अकेले सफ़र करने की क्या ज़रूरत थी? हरपाल कौर अपनी माँ के पास बैठ गई और बड़े प्यार से उसका बूढ़ा हाथ अपने हाथों में लेकर बोली, माता जी मैं इस बूढ़े की गोद में कब तक बैठी रहूं? ना मरता है ना मेरी जान छोड़ता है। माँ ने मेरी तरफ देखा और पूछा, ये कौन है? हरपाल कौर ने कहा, माता जी कुंदन है, लुधियाने के कॉलेज में पढ़ता है, रास्ते में मेरा दोस्त बन गया है, उसको लिफ्ट देकर लाई हूँ, बड़ा बहादुर जवान है। हरपाल कौर ने अपनी माँ को रास्ते में डाका पड़ने वाले वाक़े के बारे में कुछ न बताया। उस बूढ़ी औरत ने बेजारी से कहा, अच्छा जाओ, मेरी जान ना खाओ। हरपाल कौर मुझे अपने कमरे में ले आई। उसका कमरा बड़ी नफासत से सजा हुआ था। दीवारों पर इंडियन फिल्म एक्ट्रेसों के बड़े बड़े नीम और तस्वीरें लगी हुई थी। धीमी सी रोशनी हो रही थी। एक डबल बेड था जिस पर रेशमी बिस्तर लगा था। खिड़की पर मखमल का भारी पर्दा था। ऊपर एयर कंडीशन लगा था। पलंग के पास ही एक सोफ़ा सेट था। एक शीशे की अलमारी में
चीनी के गिलास और चीनी के नवादरात रखे हुए थे। पलंग के दोनों जानब टेबल लैंप था, उनमें सिर्फ एक टेबल लैंप जल रहा था। हरपाल कौर मेरे सामने दीवार की तरफ मुंह करके साड़ी उतारने लगी। मैंने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मुझे उसकी हंसी भरी आवाज़ सुनाई दी। कुंदन जी बड़े शर्माते हो। अच्छा फिर ऐसे करो, सामने वाले गुस्से खाने में जाकर नहा धो लो, फिर इकट्ठे चाय पियेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारे मकान पर छोड़ आऊँगी। मैं यही चाहता था। सामने दीवार में एक दरवाज़ा सा बना हुआ था जो बंद था। मैं उसे खोलकर अंदर चला गया। सफ़ेद टाइलों वाला बड़ा खूबसूरत साफ़ सुथरा गुस्सेखाना था। ज़रूरत की हर शय वहाँ मौजूद थी। नहाने के लिए टब भी बना हुआ था। मैंने अच्छी तरह से दांत साफ़ किए। मेरी थोड़ी थोड़ी शेव बढ़ाई थी। वहाँ मुझे नया सेफ्टी रेज़र और ब्लेड भी पड़े मिल गए। खुदा जाने हरपाल कौर ने ये सेफ्टी रेज़र और ब्लेड किस लिए रखे हुए थे, क्योंकि उसका खामन सिख था और सिख शेव नहीं बनाते। मैंने जल्दी जल्दी शेव बनाई, फिर टब में फुवारे के नीचे बैठकर नीम गर्म पानी से गुस्ल किया। मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया। उसके बाद कपड़े पहनकर बालों में कंघी की और बाहर निकल आया। हरपाल को और बेड में मौजूद नहीं थी। मैंने सोचा कि यह ऐसा मौका है कि यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए। मैंने दरवाज़े को अपनी तरफ खींचा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की खोलना चाही, खिड़की भी बंद थी। पर्दा फिर से गिरा। मैं सोफ़े पर बैठ गया। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ये किस्त अपने अख्ताम को पहुंची। आने वाली एक साथ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।